हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु शर्मा क्रैकर्स हब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप सब लोगों ने जो सीजीएल का फर्स्ट टेस्ट सीरीज दी है, मैं उसका आप सब लोगों के सामने सॉल्यूशन वीडियो लेकर आया हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग अपनी सॉल्यूशन वीडियो की और देखते हैं कि इस टेस्ट सीरीज के अंदर आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निर्माता मतलब वे लोग जिन्होंने भारत का संविधान बनाया था, उन लोगों ने स्वतंत्रता, समता और बंधुता के सिद्धांत को किस देश के संविधान से लिया है। अगर बात की जाए यहां पर बच्चों, तो स्वतंत्रता, समता और बंधुता ये तीनों सिद्धांत फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। मतलब फ्रांस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने स्वतंत्रता, समता और बंधुता के सिद्धांत को लिया है। इसके अलावा बात करें, कनाडा अपने को दिखाई दे रहा है, तो कनाडा के संविधान से हमने राज्यपाल, जिसे कहा जाता है गवर्नर की पोस्ट जो है ली है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो अपने को दिखाई दे रहा होगा ब्रिटिश संविधान। इस ब्रिटिश संविधान से हम लोगों ने अपनी देश की संसदीय प्रणाली, जिसे कहा जाता है पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया है। इन दो चीजों को और थोड़ा सा आप लोग इस क्वेश्चन के साथ जोड़ के याद रख लेना, ताकि आपको अन्य क्वेश्चनों को सोल्व करने में आसानी हो। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन है, भारत की दूसरी पंचवर्षीय डैश पर केंद्रित थी। तीव्र औद्योगिकरण, प्रत्यक्ष निवेश, भुगतान संतुलन, परिवार नियोजन कार्यक्रम। दोस्तों, यहां पर पंचवर्षीय योजनाओं की थीम पूछी गई है कि पहली पंचवर्षीय योजना की थीम क्या थी। तो आपको मैंने पढ़ाया था प्लानिंग चैप्टर के अंदर कि पहली पंचवर्षीय योजना की जो थीम रही है वो रही थी अपनी एग्रीकल्चर, मतलब कृषि। पहली पंचवर्षीय योजना कृषि पर आधारित थी। और यहां पर पूछा गया है दूसरी अपनी आधारित थी रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन बोले तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो दूसरी का हो जाएगा इंडस्ट्रियलाइजेशन, तीव्र औद्योगिकरण। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, भारत में संघ का निर्माण मतलब कि फॉर्मेशन एंड एसोसिएशन, संघ बनाने का जो अधिकार है, ये संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का एक अधिकार है। एक अधिकार है फंडामेंटल राइट्स, एक है कानूनी अधिकार जिसे कहा जाता है लीगल राइट्स, एक होता है प्राकृतिक अधिकार यानी कि नेचुरल राइट्स, और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट यानी कि संवैधानिक अधिकार। बच्चों, जब मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स पढ़ाए थे तो आर्टिकल 19 पढ़ाया था और 19 के अंदर भी एक पढ़ाया था। तो आर्टिकल 19(1) इसके मैंने आपको ए बी सी ऐसे करके कुछ पार्ट्स पढ़ाए थे और उन पार्ट्स के अंदर मैंने आप लोगों को इसकी डिटेल दी थी। और मैंने आपको बताया था कि 19(1) का ए, इसमें अपने को अधिकार दिया गया है अपनी एक्सप्रेशन का, अपने विचार रखने का, बोले तो विचार और अभिव्यक्ति का अधिकार, विचार व अभिव्यक्ति का अधिकार। फिर मैं बात करूं तो मैंने आपको 19(1)(b) इसके बारे में बताया था कि फिर इसके ऊपर अधिकार था सभा करने का अधिकार, सभा करने का अधिकार। 19(1)(b) इसमें सभा करने का अधिकार दिया था। 19(1)(c) इसमें बताया था मैंने आपको संघ बनाने का अधिकार, कि कोई भी व्यक्ति भारत में संघ बना सकता है, परंतु सुरक्षा एजेंसियों से जुड़ा हुआ व्यक्ति संघ नहीं बना सकता। इसके अलावा बात करें तो 19(1)(d) इसके अंदर मैंने आपको अधिकार बताया था कि विचरण करने का, भारत के राज्य क्षेत्र में आप कहीं पर भी विचरण कर सकते हैं, आप भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं पर भी घूम सकते हैं, तो आपको घूमने या विचरण करने का क्या है, अधिकार है। उसके बाद 19(1)(e) ये बताया था। तो मैंने इसके अंदर बताया था कि आपको
भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं पर भी बसने का अधिकार है, बसने का अधिकार है। उसके बाद मैंने आपको 19E(F) बताया था, तो जो 19(1)(F) है ये अभी फिलहाल बच्चों निश्चित पड़ा हुआ है। इसके अंदर पहले के समय में एक अधिकार लिखा था जो संपत्ति रखने का अधिकार था, जिसे कालांतर में संशोधनों के द्वारा हटा दिया गया है। ये मैं पूरी डिटेल आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। इसके अंदर अब F से आगे बढ़ते हैं और आता है 19(1)G, जिसके अंदर आपको आजीविका चलाने का क्या दिया गया था, अधिकार दिया गया था। 19(1) बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, और इसी आर्टिकल के अंदर 19(1)C जो है आपको संघ बनाने की क्या देता है, स्वतंत्रता देता है। तो भारत में संघ बनाने का या संघ निर्माण करने का अधिकार अनुच्छेद 19(1)C के तहत आप लोगों को दिया गया है। और ये किस प्रकार का अधिकार है, तो सर ये आता है 12 से 35 आर्टिकल्स के तहत, और इसके अंदर जो अधिकार है वो अधिकार है अपने फंडामेंटल राइट्स, जिन्हें कहा जाता है बच्चों मौलिक अधिकार। ए इज द राइट आंसर, ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। शुद्ध राष्ट्रीय आय, जो शुद्ध राष्ट्रीय आय है, इस शुद्ध राष्ट्रीय आय की परिभाषा क्या होने वाली है। तो देखिए दोस्तों, शुद्ध राष्ट्रीय आय के अंदर अगर मैं बात करूं तो शुद्ध राष्ट्रीय आय NDP नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन नहीं, ये भी नहीं होगा। GNP ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ये भी नहीं होगा, इसमें डेप्रिसिएशन जोड़ देंगे, नहीं होगा। GDP इसमें से अगर डेप्रिसिएशन घटा देंगे, नहीं, ये भी नहीं होगा। हाँ जी, GNP ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, इसमें से अगर हम डेप्रिसिएशन निकाल देंगे, GNP से अगर हम डेप्रिसिएशन निकाल देंगे तो वो अपनी शुद्ध राष्ट्रीय आय की सटीक परिभाषा हो जाएगी। आंसर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं कि संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया। तो संविधान सभा के अंदर जब मैंने आप लोगों को प्रस्तावना को पढ़ाया था तो साफ साफ बताया था कि प्रस्तावना के अंदर एक तिथि निहित है, और वो तिथि है 26 नवंबर 1949। तो 26 नवंबर 1949 ये इसका सही जवाब हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 इस दिन अपने देश का संविधान लागू हुआ था। बच्चों 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान के 395 आर्टिकल्स में से 16 आर्टिकल अपने इस दिन लागू हुए थे। ये बात भी मैंने आप लोगों को बताई थी। तो याद रखना 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण संविधान तो लागू हुआ था, परंतु इस संविधान के अंदर से कुछ 16 आर्टिकल्स जो 26 नवंबर 1949 को ही लागू भी कर दिए थे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1967 में भारत के संविधान में राजभाषाओं की सूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को शामिल किया गया था। बच्चों अगर हम बात करें संविधान के अंदर जो राजभाषाओं की सूची दी गई है, उन राजभाषाओं की सूची में शुरुआत में केवल और केवल 14 भाषाएं शामिल थी। उन 14 भाषाओं के बाद में बात करें तो 21वें संशोधन के द्वारा, जो 21वां संशोधन 1967 में हुआ है, उसके द्वारा एक भाषा जोड़ी गई थी और उस भाषा का नाम था बच्चों सिंधी। यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि 1967 में भारत के संविधान में एक राजभाषाओं की सूची में कौन सी राजभाषा शामिल हुई थी। तो 1967 में 21वां संशोधन हुआ और इस 21वें संशोधन के द्वारा जो राजभाषा शामिल हुई वो थी सिंधी। तेलुगु, तमिल और बंगाली, ये तीनों भाषाएं इन्हीं 14 भाषाओं के अंदर शामिल हुआ करती थी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो फिलहाल जो भाषा है वो हो गई है बच्चों 22, 14 से बढ़ के 22 हो गई है। कुल मिलाकर 8 भाषाएं संविधान के अंदर एक्स्ट्रा जोड़ी गई हैं। तो 14 थी, 14 से 22 हुई, मतलब भाषाएं जुड़ी सर 8। एक भाषा सिंधी 21वें संशोधन के द्वारा जुड़ी, बाकी भाषाएं
तो बाकी भाषा जुड़ती है 71वें संशोधन द्वारा। 71वां संशोधन हुआ बच्चों 1992 में, और इसके द्वारा 3 भाषाएं जोड़ी गई। इन तीनों भाषाओं को याद करने के लिए मैंने आपको एक तरीका बताया था, और वो तरीका था नमक, कि आप इस चीज से याद कर सकते हो। न से बनेगी नेपाली, म से बनती है मणिपुरी, और दोस्तों क से बनती है कोंकणी। इस तरीके से ये भाषाएं आपको थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी। तो 14 से 1 बड़ी 15, 15 में 3 जुड़े 18, 4 भाषाएं अभी भी रह गई सर। तो 4 भाषाएं जो जुड़ी वो जुड़ी 92वें संशोधन के द्वारा, और ये 92वां संशोधन जो हुआ प्यारे बच्चों वो हुआ 2003 में, और इसमें एक साथ 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, जो थी बोडो। बोडो के बाद में अगर मैं बात करूं तो डोगरी, डोगरी के बाद में अगर मैं बात करूं तो मैथिली, और मैथिली के बाद में अगर बात की जाए बच्चों तो वो भाषा थी संथाली। तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। सबसे पहले जो भाषा जुड़ी वो थी सिंधी। सिंधी के बाद नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी तीनों एक साथ जुड़ी, और फिर बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली 4 भाषाएं ये एक साथ जुड़ी। तो इस तरीके से 14 से 22 हो गई, और 1967 में जो भाषा जोड़ी गई थी वो हो गई थी सिंधी भाषा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। निम्नलिखित में से भारत में राष्ट्रीय आय का आंकलन, राष्ट्रीय आय आंकलन को तैयार करने के लिए जिम्मेदार होता है। तो देखो बच्चों, भारत में राष्ट्रीय आय आंकलन तैयार करने के लिए जिम्मेदारी सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसे कहा जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, उसकी होती है। इरडा जो है ये बीमा इंश्योरेंस से संबंधित है। फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग, ये आप लोगों को मैंने पढ़ा चुका हूं पॉलिटी के अंदर। नीति आयोग, नीति आयोग के बारे में मैंने बताया था कि ये निर्माण करता है आजकल पॉलिसीज वगैरह, है ना, पॉलिसी निर्माण करता है। नीति आयोग ने जगह ले ली है फिलहाल योजना आयोग की, और ये भारत के लिए पॉलिसी निर्माण का काम करता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स आंकलन को तैयार करने की। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी? हाँ जी, मैंने आप लोगों को मॉडल्स बताए थे, और ये 5 ईयर प्लान्स का मॉडल पूछ लिया गया। मैंने आपको बताया था पहली पंचवर्षीय योजना हेरट डोमर, हेरट डोमर, हेरट डोमर मॉडल था। मैंने आपको बताया था पहली पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था वो मॉडल हेरट डोमर मॉडल था। फिर बात करें दूसरी, तो दूसरी का था बच्चों पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस। तीसरी अगर मैं बात करता हूं तो गाडगिल योजना, तीसरी की अगर मैं बात करता हूं तो गाडगिल योजना, गाडगिल योजना। और अगर मैं चौथे नंबर वाली की बात करता हूं तो अशोक रुद्रा इसका क्या हो जाएगा? मॉडल हो जाएगा, अशोक रुद्रा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आपको इसका जवाब देना है तो आंसर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि पीसी महालनोबिस के विचारों पर तो दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित थी। पहली हेरट डोमर पे, दूसरी पीसी महालनोबिस, तीसरी गाडगिल योजना, और चौथी को अशोक रुद्रा मॉडल कहा गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा है? सॉरी, राजनीतिक कुंडली कहने वाला व्यक्ति था बच्चों के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। इन्हीं को शॉर्टकट में लिखते हैं हम लोग के.एम. मुंशी, के.एम. मुंशी। इन्होंने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली का दर्जा दिया था। इसके अलावा अगर हम बात करें एन.के. पालखीवाल, तो जो एन.के. पालखीवाल थे इन्होंने कहा था इसे आइडेंटिटी कार्ड, जिसे कहा जाता है परिचय पत्र, इन्होंने प्रस्तावना को परिचय पत्र कहा था। और बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट, ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को क्या कहा था? तो बच्चों ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था, संविधान की आत्मा कहा था।
प्यारे बच्चों, संविधान की आत्मा भीमराव अंबेडकर जी ने भी कहा है। संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा दो लोगों ने कहा है, लेकिन दोनों ही लोगों ने अलग अलग चीजों को कहा है। ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा है, जबकि भीमराव रामजी अंबेडकर, जिन्हें आप BR अंबेडकर के नाम से जानते हो, ये भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है बच्चों अनुच्छेद 32 को, अनुच्छेद 32 को। और अनुच्छेद 32 के अंदर अपने मौलिक अधिकार आते हैं, और अनुच्छेद 32 अपने को एक मौलिक अधिकार प्रोवाइड करता है। और वो मौलिक अधिकार कहता है कि अगर आपसे कोई भी ऊपर वाले 5 अधिकार छीनता है तो छठे अधिकार का प्रयोग करते हुए आप उस व्यक्ति के खिलाफ न्यायालय जा सकते हैं। ये बात भीमराव अंबेडकर जी को बड़ी अच्छी लगी कि संविधान के अंदर हमने अधिकार देते हुए उन अधिकारों की रक्षा भी करने के लिए एक अधिकार दिया है। तो जो रक्षा है, जो सुरक्षा कवच वाला अधिकार है, उस अधिकार को भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा था। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है औसत आय डैश भी कहा जाता है। नेट नेशनल इनकम नहीं जी, नेट नेशनल इनकम को नहीं कहा जाता। नेट नेशनल प्रोडक्ट नहीं जी, इनको भी नहीं कहा जाता। पर कैपिटा इनकम, बिल्कुल बच्चों, प्रति व्यक्ति आय, कुल आय को नहीं, प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन सी, प्रति व्यक्ति आय को, औसत आय को, औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। आप कहोगे गुरुजी हम कुछ समझे नहीं, प्रति व्यक्ति आय, औसत आय मतलब? बेटा ये एक इकोनॉमी है। इस इकोनॉमी के अंदर 100 व्यक्ति रहते हैं और ये 100 व्यक्ति मिलजुल कर 1 लाख रुपया कमाते हैं। अब जरूरी नहीं है कि इस इकोनॉमी के अंदर सभी व्यक्ति काम करने वाले हों, कोई हमारे जैसे बेरोजगार भी हो सकते हैं, है ना। इनमें से कुछ आप जैसे विद्यार्थी भी हो सकते हो। तो जरूरी नहीं है कि हर बच्चा कमाने वाला हो, हर व्यक्ति इसमें कमाने वाला हो। लेकिन फिर भी कुल मिलाकर 100 लोगों ने कितने पैसे कमाए? तो कुल मिलाकर 100 लोगों ने 1 लाख रुपया कमाया। अगर मैं इस 1 लाख रुपए को पर व्यक्ति में बांटूं तो एक व्यक्ति के हिस्से 1000 रुपया आएगा। एक व्यक्ति के हिस्से 1000 रुपया आएगा और ये 1000 रुपया क्या हो जाएगी? इस व्यक्ति की आय हो जाएगी। और बच्चों यही क्या कहलाता है? प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के प्रावधान को शामिल किया गया है? पंचायती राज संस्थाओं के लिए अनुसूची कौन सी है? तो देखिए बच्चों, अनुसूची 10 ये डिफिक्शन करती है। ये डिफिक्शन के बारे में है, दल बदल के बारे में है। दल बदल को निषेध करती है ना। हालांकि पूर्ण रूप से दल बदल निषेध नहीं है। फिलहाल दल बदल की सीमा जो है वो आप सभी को पता है कि 2/3 जीते हुए कुल सदस्यों का अगर 2/3 से कम दल बदल कर देंगे तो उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। ये बात अनुसूची नंबर 10 कह रही है। अनुसूची नंबर 11 है, ये क्या कह रही है? तो बच्चों अनुसूची नंबर 11 जो है ये पंचायती राज का उल्लेख करती है। अनुसूची नंबर 9वीं अनुसूची ये प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी और ये बड़ी विवादित अनुसूची भी रही है। और मैंने बताया था कि इसमें जोड़ा कि अगर कोई विषय इसमें डाल दिया जाएगा तो बच्चों वो न्यायिक पुनरावलोकन के योग्य नहीं होगा। न्यायिक पुनरावलोकन के योग्य नहीं होगा, बोले तो जुडिशियल रिव्यू के योग्य नहीं होगा। कोई कानून अनुसूची 9वीं में अगर डाला जाएगा तो उसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। और बात करें 12वीं अनुसूची तो बच्चों इसमें नगरीय स्वशासन का क्या होता है? नगरीय स्वशासन का उल्लेख होता है। तो क्वेश्चन के अनुसार अगर हम चले तो अपने से पूछ रखा है पंचायती राज के बारे में, तो पंचायती राज के बारे में उल्लेख करने वाली अनुसूची नंबर 11 हो जाएगी, आंसर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं में गिना गया है? बच्चों वर्तमान में यहां पर अगर बात करें तो 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं में गिना गया है। मैंने आपको बताया था
कि भारतीय संविधान के अंदर स्टार्टिंग में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में ये भाषाएं बढ़कर 14 से 22 हो गई है। और कितनी भाषाएं इसमें टोटल जुड़ी है? 8 भाषाएं जुड़ी है। और वो 8 भाषाएं 3 बार में जोड़ी गई, एक भाषा, फिर 3 भाषा और फिर 4 भाषा। ये भाषा मैंने आपको बताई थी सिंधी थी, ये भाषा सर नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी थी। और इसके अलावा अगर बात करें तो ये भाषा तो सर बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 भाषाएं थी। तो 14 से बढ़कर फिलहाल 22 हो गई है। तो क्वेश्चन के अनुसार इसका जवाब होगा आंसर सी। चलिए बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विशेषण प्रस्तावना का भाग नहीं है? यानी कि इन 4 वर्ड में से कौन सा ऐसा वर्ड है जो प्रस्तावना में शामिल नहीं है? तो देखिए, प्रस्तावना कुछ इस प्रकार से कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने हेतु, तो बच्चों स्वतंत्रता भी है, इसके अलावा बात करें तो धर्मनिरपेक्ष शब्द भी है, संप्रभु भी है, सहिष्णु, ये शब्द प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है। इसलिए डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों, धर्मनिरपेक्ष ये जो शब्द है, सेकुलर शब्द, ये हमने 42वां संशोधन करके जोड़ा गया था। ये हमने 42वां संशोधन के द्वारा 1976 के अंदर 3 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे, जिनमें से 3 शब्द में एक शब्द है समाजवाद, दूसरा है अखंडता और बच्चों तीसरा शब्द था पंथ निरपेक्ष। ये 3 शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना के अंदर। याद रखना प्यारे बच्चों, प्रस्तावना में आज तक केवल और केवल महज एक बार ही संशोधन हुआ है और उस संशोधन का नाम है 42वां संविधान संशोधन। उस 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, सोशलिज्म, इंटीग्रिटी एंड सेकुलर। ये 3 शब्द जोड़े गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस नेट डायरेक्ट टैक्सेस है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। मैंने आप लोगों को बताया था कि इस प्रकार का फॉर्मूला नेशनल इनकम टॉपिक के अंदर मैं आप लोगों को बता के गया था। और इसका जो जवाब आएगा वो आएगा कि अगर हम नेशनल प्रोडक्ट जो है, जो मार्केट प्राइस पर निकाला गया है, अगर उसमें से हम डायरेक्ट टैक्स घटा देंगे तो वो बच जाएगा प्रोडक्ट का फैक्टर कॉस्ट। मैंने आप लोगों को कुछ इस तरीके से समझाया था कि जब फैक्टर कॉस्ट है और इस फैक्टर कॉस्ट के अंदर अगर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस जोड़ देंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड कर देंगे, तो अपने सामने उस प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अब मार्केट वैल्यू में से अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस हटा देंगे तो अपने सामने फैक्टर कॉस्ट निकल कर आ जाएगा। फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है प्यारे बच्चों साधन लागत, कि कोई भी प्रोडक्ट किस साधन लागत पर तैयार हुआ है तो वो साधन लागत निकल कर आ जाएगी। इस हिसाब से अगर देखें तो फैक्टर कॉस्ट आंसर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में राष्ट्रीय आय में सबसे बड़ा योगदान देता है? ऑप्शन 4 आपके सामने है, उद्योग, सेवाएं, कृषि और खनन। दैट्स मीन इंडस्ट्री, सर्विसेज, एग्रीकल्चर एंड माइनिंग। बच्चों, एक टाइम था जब देश कृषि प्रधान था, लेकिन आजकल लोगों का झुकाव कृषि के बजाय अन्य क्षेत्रों में हो गया है। और सबसे ज्यादा भारत के अंदर अगर आय क्षेत्र में वृद्धि हुई है तो वो करता है सर्विस सेक्टर, यानी कि लोग सर्विस के जरिए भारत के राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान दे रहे हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो आंसर बी हो जाएगा। और हम फिलहाल इस क्वेश्चन के बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्यों को रामसर साइट्स में जोड़ा गया है और ये किस राज्य के अंदर शामिल है? तो बच्चों, नागी और नकटी ये दोनों बिहार राज्य के अंदर
स्थित हैं। ये चीज आपको याद रखनी होगी। लास्ट करंट अफेयर्स के अंदर मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, उस हिसाब से आपको याद करना पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे चुना गया? बच्चों, दो शब्द होते हैं, एक होता है प्रोटेम स्पीकर और एक होते हैं स्पीकर। दोनों में बड़ा अंतर होता है। स्पीकर का वो व्यक्ति होते हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष बन जाते हैं परमानेंटली। लेकिन फॉर एग्जाम्पल समझिए कि आज ही लोकसभा आई और आज लोकसभा की पहली बैठक है और इस बैठक को हैंडल करने के लिए हमें एक अध्यक्ष चाहिए। अब आज ही तो चुनाव करवा नहीं सकते, ऐसी कंडीशन के लिए अपने को एक डुप्लीकेट हेड चाहिए। तो बच्चों, यहां पर जो डुप्लीकेट हेड बनता है वो कहलाता है प्रोटेम स्पीकर। हालांकि प्रोटेम स्पीकर जैसी शब्दावली संविधान के किसी भी अनुच्छेद में उल्लेखित नहीं है, परंतु राष्ट्रपति सबसे पहले वरिष्ठतम व्यक्ति को शपथ दिलाकर प्रोटेम स्पीकर बना देता है। इस प्रोटेम स्पीकर के दो कार्य होते हैं। पहला कार्य, जितने भी सदस्य इनके अलावा बच गए उन सभी सदस्यों को शपथ दिलाना, और दूसरा कार्य, जब तक स्पीकर दैट्स मीन अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं हो जाता तब तक उस बैठकों की अध्यक्षता करना। ये दो काम प्रोटेम स्पीकर के होते हैं। और फिलहाल जो 18वीं लोकसभा है, इसके प्रोटेम स्पीकर के रूप में मृतहरि महताब को क्या चुना गया था? प्रोटेम स्पीकर। दैट्स मीन आंसर डी इज द राइट हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है 2024 फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट पुरुष एकल मेंस सिंगल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो बच्चों, ये मेंस सिंगल यानी कि पुरुष एकल का जो खिताब है ये कार्लोस अल्काराज ने जीता है। किसने जीता है? कार्लोस अल्काराज ने जीता है। ये कुछ करंट के रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डाले गए थे, उस आधार पर आपको सोल्व करने थे। पंडित राजीव तारानाथ 11 जून को मैसूर में इनका निधन हुआ है और बच्चों इनकी उम्र उस समय 92 ईयर हो गई थी और ये बड़े अच्छे म्यूजिशियन थे। ये किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? बिल्कुल, किस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के लिए ये प्रसिद्ध रहे थे? तो बच्चों, ये बजाया करते थे सरोद। एक सरोद वाद्य यंत्र हैं, उनको ये बजाया करते थे। इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं और क्वेश्चन है, पहला अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? तो बच्चों, पहला अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून 2024 को मनाया गया। तो चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, आज के क्वेश्चन साथियों पूरे हुए। उम्मीद है आप सब लोगों ने अच्छे से इस चीज को देखा होगा और आप लोगों ने अपने पेपर में सही सही जवाब दिए होंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी को धन्यवाद।